हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो के अंदर में हम जिस चैप्टर को समझने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मिस्टर नोज ऑल। और ये जो चैप्टर है ये लिखा है डब्ल्यू सॉमरसेट मॉघम ने। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के साथ। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम है मिस्टर नोज ऑल। तो ये टाइटल इस चैप्टर का क्यों है, तो बेसिकली है क्या ऐसा कि इस चैप्टर के अंदर में जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि एक कोई ऐसा कैरेक्टर है इस चैप्टर का जो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसके कारण उसके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उसका नाम मिस्टर नोज ऑल कह दिया है। जैसे हम किसी का शॉर्ट नेम या किसी को सिर्फ बुलाने के लिए नाम रखते हैं, उस तरीके का इसके साथ सीन है कि वहां पे जो लोग हैं इसके आसपास के, उन्होंने देखा कि ये जो पर्सन है उसकी ऐसी ऐसी हरकतें हैं, तो सब उसको मिस्टर नोज ऑल कह के बुलाने लगे। असली नाम इसका कुछ और है जो हम आगे चैप्टर के अंदर में देखने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये जो प्रोज है, ये प्रोज इसके अंदर में तीन लोगों के बीच की इंटरेक्शन दिखाई है। ठीक है, तीनों के तीनों लोग इंग्लैंड से हैं, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि इनमें से दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड से हैं और उनके स्किन का कलर वाइट है, जबकि एक ऐसा है जो इंग्लैंड से है और उसके स्किन का कलर ब्लैक है। तो पूरी की पूरी जो कॉन्वर्सेशन है, पूरी की पूरी इंटरेक्शन है, वो इसी ब्लैक एंड व्हाइट के बीच के डिवाइड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस स्टोरी के थ्रू या इस प्रोज के थ्रू हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो व्हाइट इंग्लिश मैन है वो ब्लैक कल्चर, उनके मैनर्स, उनके आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में किस तरीके का प्रेजुडिस अपने सोच में, अपने दिमाग के अंदर में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो व्हाइट मैन है वो ब्लैक्स के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं, वो ब्लैक्स के अपीयरेंस के बारे में क्या सोचते हैं। ब्लैक्स के अपीयरेंस के बारे में सोचने का मतलब कि अगर उनको कोई बताए किसी ब्लैक आदमी का नाम, तो उनके दिमाग में किस तरीके की उनकी पिक्चर आएगी कि वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरीके के हेयर कट रखते होंगे, कैसे शूज पहनते होंगे। ठीक है, उनका फैशन सेंस या उनका जो अपीयरेंस है उस चीज के बारे में। और तीसरा, फिर ये जो बहुत बड़ा थीम इसके अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजुडिस का। प्रेजुडिस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना कि हर इंसान के दिमाग में कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, कुछ आइडियाज पहले से फिक्स होते हैं किसी चीज को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि किसी आदमी का नाम रामू है, तो आपके माइंड के अंदर में एक तरह की पिक्चर बन जाएगी कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करता होगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो पिक्चर कैसे बनेगी कि वो दूध बेचने वाला होगा या कपड़े प्रेस करने वाला होगा या इन्हीं टाइप के जो काम होते हैं इस टाइप के काम करने वाला होगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कोई और नाम देता हूं, जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूं कोई निखिल बंसल, तो जब आप इस नाम को सुनोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मतलब या तो कोई बहुत बड़ी कंपनी के अंदर में काम करता होगा या बिजनेसमैन होगा या इस तरीके की चीजें। तो ये क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर में एक प्रेजुडिस सेट है और एक, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह। मतलब आपके दिमाग के अंदर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेट है कि इस टाइप की चीजें हैं, वो ऐसे ही दिखती होंगी, ऐसे ही हरकतें करती होंगी, उनको यही चीजें पसंद होंगी, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि एक जो व्हाइट इंग्लिश मैन है वो क्या सोचते हैं ब्लैक्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके मैनर के बारे में, उनके आउटवर्ड अपीयरेंसेस के बारे में, उनके क्या आउटलुक हैं, कैसे प्रेजुडिसेस हैं उनके, इन सब चीजों के बारे में इस पूरे प्रोज के अंदर में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली कैसे कहानी आगे बढ़ती है कि एक नरेटर है, यानी कि एक कहानी सुनाने वाला है और वो हमें कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ते हुए इसके अंदर बस यही फील होगा कि आप जैसे कोई आपको सामने से बैठ के कहानी सुना रहा है और आप उसकी बातें सुन रहे हो, आपको इसके अंदर पढ़ते हुए ऐसे फील आएगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर कि ये स्टोरी के अंदर में है क्या है। तो ये स्टोरी दो पार्ट्स के अंदर में डिवाइड हम इसको कर सकते हैं, दो टाइप के, आप मान लो कि दो एपिसोड्स के अंदर में इस स्टोरी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले एपिसोड के अंदर में या पहले पार्ट के अंदर में क्या है, उसके अंदर में एक इंग्लिशमैन और एक ब्लैक जो इंग्लिशमैन है, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन है। ठीक है, जो इंग्लिशमैन है वो खुद नरेटर है इसके अंदर में, और जो ब्लैक इंग्लिशमैन है उसका नाम है मिस्टर कैलेडा।
दूसरे पार्ट के अंदर में क्या हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो इंग्लिशमैन है उसका नाम है मिस्टर रैमसे, और सेकंड जो कैरेक्टर है वो सेम है, ब्लैक इंग्लिशमैन मिस्टर कैलेडे। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर में हम उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो इसके अंदर वाइट इंग्लिशमैन है उसके क्या प्रेजुडिसेस हैं ब्लैक इंग्लिशमैन को लेकर के, और दूसरे पार्ट के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाइट इंग्लिशमैन है मिस्टर रैमसे उनके क्या प्रेजुडिसेस हैं मिस्टर कैलेडे को लेकर के, और किस तरीके की इंटरेक्शन होती है इनके बीच में। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट 1 या एपिसोड 1, जैसे भी आप लगा के चलो इसको। तो सीन क्या है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो एक शिप के अंदर में है, एक पैसेंजर शिप के अंदर में है। तो पूरी जो कहानी सेट है वो एक पैसेंजर शिप के अंदर की कहानी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो शिप है वो सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा जा रही है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और योकोहामा जापान में है। और ये किस टाइम पीरियड की बात है, बेसिकली जस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम क्या था कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे फंसे हुए थे, तो काफी लंबे साल 3 साल तक वर्ल्ड वॉर चला। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कोई भी सैन फ्रांसिस्को के अंदर में फंसे हुए थे जिनको जापान जाना था, तो बहुत ज्यादा नंबर में लोग थे और शिप्स बहुत कम थी। तो सीन क्या बना कि शिप कम लोग ज्यादा, तो उसमें क्या होगा कि ऐसे आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो कि जैसे तो बहुत सारे शिप्स हो तो आप अपनी मर्जी से बुकिंग कर सकते हो। अकेले आदमी के लिए कमरा चाहिए, मतलब कोई ऐसा कमरा चाहिए जिसमें आप अकेले रहो, या जिस भी तरीके से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बुकिंग्स कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शिप्स कम हैं और जाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शिप की मर्जी थी, शिप के जो स्टाफ्स थे जिनको ये जिम्मेवारी थी लेके जाने की, उनके हिसाब से जो कमरा उन्होंने जिसको दे दिया, जिस हिसाब की कन्वीनियंस जिसको प्रोवाइड कर दी, जैसा अकोमोडेशन जिसको दिया, वो उसी हिसाब से उसको लेना पड़ा। तो इसके अंदर ही क्या होता है कि कहानी ऐसे चलती है कि जो वाइट इंग्लिशमैन थे उनको जो केबिन मिलता है, उनको जो रहने की जगह मिलती है, जो रूम मिलता है शिप के अंदर में, वो एक ब्लैक इंग्लिशमैन के साथ में मिल जाता है। और फिर यहां से दोनों के बीच में किस तरीके की इंटरेक्शन होती है, इसके ऊपर बेस्ड ये पूरा पहला पार्ट है। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट के अंदर में किस तरीके से कॉन्वर्सेशन आगे आती है। तो बेसिकली इसी केबिन के अंदर में या रूम के अंदर में नरेटर जो है उसको पता चलता है कि इसके साथ में एक ब्लैक कोई, उसको ये नहीं पता होता है कि ये कोई कहाँ का है क्या है, उसको बस नाम पता होता है कि मेरे रूम के अंदर में जो मेरे साथ रह रहा है, जो मेरा रूम पार्टनर है, उसका नाम है मैक्स कैलेडा। लेकिन उसको ये पता होता है कि ये जिसके भी नाम के पीछे कैलेडा सरनेम लगता है वो क्या है, वो कोई ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक रेस का है वो। तो क्या होता है ना कि जब वो वहां पहुंचता है, तो आप कहानी के अंदर में पढ़ोगे कि वो जिस तरीके की बातें बोलता है, जिस तरीके से स्टोरी को नरेट करना शुरू करता है, तो वहां से ही उसके प्रेजुडिस देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे वो क्या बोलता है वहां पे कि आई वॉज प्रिपेयर्ड टू डिसलाइक मैक्स कैलेडा इवन बिफोर आई न्यू हिम। यानी कि अभी मैं मैक्स कैलेडा को जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, या मुझे पता है इस चीज के बारे में कि मैं उसे पसंद नहीं करने वाला हूं, मैं उसे डिसलाइक करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसका नाम क्या है, मैक्स कैलेडा, और वो एक ब्लैक है। तो मैं जानता भी नहीं हूं कि वो कौन है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं उसे नफरत ही करूंगा, मैं उसे पसंद नहीं करने वाला। फिर आगे क्या बोलता है कि आई वॉज बैड एनफ टू शेयर अ केबिन फॉर 14 days विद एनीवन, बट आई शुड हैव लुक्ड अपॉन इट विद लेस डिसमे इफ माई फेलो पैसेंजर्स नेम हैड बीन स्मिथ और ब्राउन। यानी कि मुझे पता है कि मतलब वैसे ही 14 दिन किसी और के साथ एक केबिन शेयर करना, एक रूम शेयर करना, वैसे ही बहुत बड़ी बात है, बहुत डिस्गस्टिंग बात है, बहुत बुरी बात है मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत सह लेता, थोड़ा बहुत मैं इसको अच्छा मान लेता इफ जो पर्सन मेरे साथ रह रहा है वो कोई स्मिथ या ब्राउन होता, यानी कि वो कोई वाइट रेस का आदमी होता। अगर वो कोई वाइट होता तो फिर भी मैं सह लेता, लेकिन मेरे को 14 दिन जो है वो किसी ब्लैक के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे उसको ब्लैक्स को लेकर जो प्रेजुडिस हैं, जो नफरत है, वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद क्या बोलता है, व्हेन आई वेंट
ऑन बोर्ड आई फाउंड मिस्टर कैलेडाज लगेज ऑलरेडी बिलो। और फिर बोलता है आई डिड नॉट लाइक मिस्टर कैलेडा। बेसिकली क्या होता है ना कि जब वो केबिन के अंदर में जाता है तो वो देखता है कि वहां पे मिस्टर कैलेडा का जो लगेज है वो वहां पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, चीजें बिखरी हुई हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको वो सारी चीजें दिखती हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद वो कहता है कि भैया मुझे पहले ही पता था कि ये ब्लैक आदमी है, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, चाहे सारे के सारे ब्लैक वैसे ना रहते हों, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक है तो इसने एक जनरलाइज चीज कर दी कि सारे के सारे ब्लैक जो है ऐसे ही होंगे, उसे कोई चीजें उसमें पसंद नहीं आई होंगी। तो ये चीज है। तो वो कहता है कि आई डिड नॉट लाइक मिस्टर कैलेडा। तो यहां से हमें पहली बार पता चलता है स्टोरी के अंदर में कि किस तरीके से प्रिजुडिस हैं उस वाइट इंग्लिशमैन के अंदर में ब्लैक इंग्लिशमैन को लेकर के। तो ये आप जब आप थीम लिख रहे होगे अपने आंसर के अंदर में इस चैप्टर का, तो वहां पर भी ये इंसिडेंट मेंशन कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया कि कैसे वो केबिन के अंदर में आता है तो उस समय क्या सोचता है, जब वो चीजें देखता है तो क्या सोचता है। इन इंसिडेंट को आप प्रिजुडिस थीम के अंदर में लिख सकते हो। अब इसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है कि वो सारी चीजें देखता है, उसको पसंद नहीं आता मिस्टर कैलेडा, और वो वैसे पहले से भी एक मन बना के बैठा होता है कि मुझे तो पसंद आएगा नहीं। इसके बाद क्या होता है, सब कुछ देखने के बाद, उसकी लाख बुराइयां करने के बाद अपने मन में ही जो नरेटर होता है वो शिप के स्मोकिंग रूम में चला जाता है, जहां पे सबके सब स्मोक करने के लिए बेसिकली एक सेपरेट जगह बनाई होगी, उस रूम के अंदर चला जाता है। और वहां पे जाने के बाद फिर वो क्या करता है, स्मोक करता है, फिर कार्ड्स खेलने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है दूसरों के साथ में। तो अभी वो ताश खेलने बैठा ही होता है कि अचानक से एक आदमी उसके पास आता है, अनजान आदमी, ठीक है, और वो उसको बोलता है, उससे पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, मतलब ऐसे पूछता है कि उस मतलब जो आदमी आता है उसके पास अचानक, वो बेसिकली वही आदमी होता है जिसके साथ उन्हें रूम शेयर करना होता है, यानी कि मैक्स कैलेडा। तो मैक्स कैलेडा वहां पे आता है, उनसे बातचीत करनी शुरू कर देता है। और जब वो बातचीत कर रहे होते हैं यहाँ पे, जब कैलेडा उन्हें अपने बारे में बताता है और बाकी बातें होती हैं, तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे कि पता लगता है कि नरेटर क्या प्रेजुडिसेस रखता है ब्लैक इंग्लिशमैन के बारे में। ठीक है, जैसे कि जब कैलेडा वहां पे आता है तो कैलेडा उन्हें क्या बोलता है, बातों जब बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाते हैं उनकी कि भाई मैं मैक्स कैलेडा हूँ, वो बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं आपके साथ रूम शेयर कर रहा हूँ, मैक्स कैलेडा उसे बताता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो फिर मैक्स कैलेडा उसे क्या बोलता है कि इट वॉज अ लक दैट वी बोथ शेयर द सेम केबिन, वी बोथ आर इंग्लिशमैन, अदरवाइज यू नेवर नो हु यू आर गोइंग टू बी पुट इन विथ। कि बोलता है कि भैया बहुत धक्कम धक्की है, इतनी भीड़ है, हमारी किस्मत ही है कि हम दोनों एक साथ एक केबिन में हैं। ये जो ब्लैक इंग्लिशमैन है वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको 14 दिन का रास्ता तय करना है और आपको किसके साथ केबिन के अंदर में डाल दिया जाएगा। मतलब उसके बोलने का इंटेंशन ये है कि अगर आपको किसी और के साथ डाल दिया जाता तो क्या पता आप दोनों की बनती नहीं, लेकिन क्योंकि हम दोनों इंग्लिशमैन हैं, हम दोनों इंग्लैंड से हैं, तो हमारी आपस में तो बन जाएगी। तो हम दोनों के लिए अच्छा, हम किस्मत वाले हैं कि एक साथ एक केबिन के अंदर ही है। तो फिर नरेटर क्या बोलता है, नरेटर पूछता है आर यू इंग्लिश, यानी कि नरेटर उसे सरप्राइज होके पूछता है कि तुम भी इंग्लैंड से हो, क्योंकि नरेटर को ऐसा लगता है कि ये इंग्लैंड से नहीं है, राइट, क्योंकि ये ब्लैक है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो मिस्टर कैलेडा है, मिस्टर कैलेडा अपना पासपोर्ट उन्हें शो करते हैं। पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, कि उससे पता लग जाता है वो इंसान कहाँ का है। तो पासपोर्ट शो करते हैं कि भाई देखो मैं भी इंग्लिश मैन ही हूं। तो इसके बाद नरेटर क्या बोलता है, नरेटर जो है कहानी के अंदर जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर में मिस्टर कैलेडा की तरफ देखता है और उनके अलग अलग फीचर्स जो है कि उनका जैसे कि हाइट कैसा है, वो ऐसे बोलता है बेसिकली कि शॉर्ट हाइट के हैं, स्टर्डी बिल्ड यानी कि तगड़े हैं, क्लीन शेव किया हुआ है और डार्क स्किन्ड है। स्टोरी के अंदर में ये सारे फीचर्स बताए हुए हैं मिस्टर कैलेडा के। और फ्लैशी हुक्ड नोज है और वेरी लार्ज लस्ट्रस एंड लिक्विड आईज है, चमकीली चमकीली आंखें हैं उनकी। तो ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि जिस तरीके के फीचर्स इनके हैं, मुझे तो नहीं लगा देख के कि ये इंग्लिशमैन है। और फिर ये बोलता है कि अगर मैं इनके पासपोर्ट को भी ध्यान से देखूं ना, तो जैसी इनकी हरकतें हैं, जैसे ये बाहर से दिख रहे हैं और जैसे ये बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये इंग्लैंड के अंदर में पैदा हुआ आदमी तो नहीं है, यानी कि ये प्योर इंग्लिशमैन तो नहीं है। और
स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो प्योर इंग्लिश जेंटलमैन तो नहीं है, क्योंकि वो क्या मान के चलते थे कि इंग्लिश जेंटलमैन वही है जो कि वाइट स्किन्ड है। ठीक है, तो ये यहां पे होता है। तो अभी यही सारी बातें उनके बीच में चल रही होती हैं। वो ऐसा सोचता है कि ये प्योर इंग्लिशमैन तो नहीं है। तभी आगे बात चलती है और आगे फिर जो मिस्टर कैलेडा है वो क्या करते हैं, वो उन्हें ऑफर करते हैं विस्की। अभी पहले तो आप नोट करोगे कि जो अपने नरेटर है, जो वाइट इंग्लिशमैन है, वो हेट कर रहा है मिस्टर कैलेडा को, लेकिन जैसे ही वो उन्हें विस्की ऑफर करता है तो उसके बाद देखना कि किस तरीके से उनके अंदर में थोड़ा सा चेंज आता है। तो मिस्टर कैलेडा बोलता है, व्हाट विल यू हैव, विस्की एंड सोडा और अ ड्राई मार्टिनी। तो पूछता है कि क्या लोगे, विस्की एंड सोडा लोगे या ड्राई मार्टिनी लोगे। जो ब्लैक इंग्लिशमैन है मिस्टर कैलेडा, वो पूछते हैं नरेटर को कि आप क्या लोगे। तो ये सोचने लगता है नरेटर कि भाई ये सारी चीजें तो बंद है, ड्रिंक तो अभी प्रोहिबिटेड है वर्ल्ड वॉर के कारण, और शिप के अंदर तो बिल्कुल ही ड्राई किया हुआ है, शिप के अंदर तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, लेकिन इसने कहां से जुगाड़ कर लिया इसका। तो वो ऐसे बताता है कि भाई किसी और को भी चाहिए होगा आपके फ्रेंड को, तो आप बताना, मेरे पास है तो मैं कर दूंगा इंतजाम, मैंने कहीं ना कहीं से कर रखा है। तो फिर नरेटर क्या बोलता है, पहले तो जिस पर्सन को वो अपने से नीचा समझता है, अपने से इंफीरियर समझता है, अब उसी पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो नरेटर है उसकी एक हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जिसको वो डिसलाइक करता है, इंफीरियर समझता है, सेम बस वैसी कंडीशन रखी जैसे आज से कुछ साल पहले अभी भी कई जगहों पर जो दलित के साथ जो ट्रीटमेंट होता था, जिस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग थे वो दलित्स को देखते थे, उसी तरीके का कुछ इंग्लैंड के अंदर में, या उससे भी भयानक, उससे भी भयानक। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, यहीं पे सीधा हम कहानी के साथ कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से जिस इंसान को बिल्कुल ही अपने से नीचा गया गुजरा समझता था, अब क्योंकि उसको वहां पे फायदा है, विस्की मिल रही है या कॉकटेल मिल रहा है, तो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सब चीजें सोचने के बाद कि ये तो बैन था, फिर कहां से लाया, ये सारे चीजों के ऊपर बातें हुई, और फिर वो बोलता है कि मुझे मार्टिनी चाहिए। तो वो उसे मार्टिनी दे देता है और वो ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि हमें एक हिपोक्रेसी देखने को मिलती है, और फिर उसे थैंक यू भी बोलता है कि इट वॉज अ वेरी गुड कॉकटेल। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर आपको दो थीम तो वैसे भी मिल गया, पहली थीम प्रेजुडिस मिल गई, दूसरी थीम आपको मिल गई हिपोक्रेसी। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, बात वगैरह इनकी हो जाती है, तो काफी बात करने के बाद फिर नरेटर बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैंने काफी बात कर ली, अब मैं दोबारा से ताश खेलना, कार्ड्स खेलना शुरू करता हूं। तो इस पीडीएफ, जब आप इस स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि उनके बीच में क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो रही होती है एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको समरी बता देता हूँ कि क्या होता है कि वो उसे परेशान करने लग जाता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन वो आपने उनसे पूछा भी नहीं, लेकिन वो फालतू में हेल्प करने लग जाते हैं। ठीक है, कि जैसे आप ताश के पत्ते से निकाल रहे हो तो उसने, आपको पता है कि क्या निकालना है, लेकिन वो वहां से बैठ के और आपको सलाह दे रहा है कि ये नहीं, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ऐसे करते हुए। तो ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशंस होती है। फिर आगे वो उनसे पूछता है कि डू यू लाइक कार्ड ट्रिक्स, तो जो नरेटर होता है बोलता है नो आई डोंट। तो उसके बाद फिर ऐसी ऐसी कुछ बातें हो रही होती हैं। बेसिकली जो नरेटर होता है वो इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने के बाद मन में सोचता है कि दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दीज पीपल। और उसके बाद फिर बोलता है उन्हें कि चलो अब ठीक है, अब मैं बहुत खेल लिया, बहुत बातें हो गई, नाउ आई शुड गो टू दी डाइनिंग रूम। तो वो डिनर के लिए डाइनिंग रूम में जाने का प्लान करता है, उसे बताता है बेसिकली कि अब हम डाइनिंग रूम में चलते हैं, मतलब मैं डाइनिंग रूम में जा रहा हूं, बहुत मैंने गेम खेल ली, क्योंकि मुझे वहां जाके अपने लिए सीट भी रिजर्व करनी है। तो जो मिस्टर कैलेडा है वो क्या बोलता है, मिस्टर कैलेडा बोलता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए सीट वहां पे अपने साथ में ही रिजर्व कर ली है। अब यहां पे देखो, ये पर्सन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, चाहता नहीं है कि इसके साथ रहे, लेकिन मिस्टर कैलेडा है क्योंकि दोनों के दोनों एक केबिन के अंदर रह रहे हैं, एक साथ रहना है एक जगह से। तो मिस्टर कैलेडा बोलता है, यही चीज मिस्टर कैलेडा नरेटर को बताता है कि मुझे लगा कि हम दोनों साथ रह रहे हैं तो मुझे तुम्हारे लिए भी सीट रिजर्व कर लेनी चाहिए, तो मैंने कर ली। तो अब वहां जाता है और इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये चीज कि इसे एक ब्लैक के साथ रहना पड़ रहा है। और फिर वहां पे अंदर ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, तो
वहां का इंसिडेंट ये इस तरीके से नरेट करता है कि देखो ये कहानी कैसे शुरू होती है कि आई वुड गो डाउन टू द डाइनिंग रूम एंड गेट माई सीट एट द टेबल। जो मैंने आपको बताया कि मैं डाइनिंग रूम में मुझे जाना चाहिए और अपनी सीट रिजर्व कर लेनी चाहिए। तो कैलेडा बोलता है आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सीट फॉर यू, आई थॉट दैट वी वर इन द सेम रूम सो वी शुड सिट एट द सेम टेबल। तो नरेटर बोलता है कि आई डिड नॉट लाइक मिस्टर के, रीजन क्योंकि मिस्टर के ऑलवेज ट्राइड टू मिक्स नो वेयर ही लेफ्ट द नरेटर अलोन। यानी कि वहां पे क्या इंसिडेंट हो रहा होता है ना कि जहां पे नरेटर जा रहा होता है मिस्टर कैलेडा उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, और इस चीज को वो बिल्कुल लाइक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि जो मिस्टर कैलेडा है वो उससे इंफीरियर है। ठीक है, वैसा ही जैसा कि पहले मैंने आपको दलित्स एंड अपर कास्ट की एक एग्जाम्पल दी है। तो नरेटर यही बोलता है कि ही वॉज एवरीवेयर एंड ऑलवेज। ठीक है, यानी कि वो हर जगह पे होता है शिप के अंदर में और सारे काम कर रहा होता है। यानी कि शिप के ऊपर कोई भी काम हो तो ये करने पहुंच जाता है। शिप के अंदर कोई भी डिस्कशन हो रही हो, कोई भी इंसान बात कर रहे हो, कहीं भी चला जाएगा उनके साथ मिक्स हो जाएगा और अपनी बातें करने लगेगा। जैसे कि इसने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि ही वॉज मैनेजिंग द स्वीप्स, यानी कि सफाई का शिप का सारा यही देख रहा था। कंडक्ट ऑफ ऑक्शन, अगर कोई शिप के ऊपर ऑक्शन हो रही थी, कोई सेल वगैरह हो रही थी तो ये देख रहा था। कलेक्टिंग मनी फॉर इवेंट्स ऑन शिप, अगर कोई इवेंट वगैरह शिप के अंदर हुआ, कोई कंपटीशन वगैरह हुआ छोटा बहुत, तो वहां पे भी यही काम कि जो कि जीती जा, मतलब अभी आपको धीरे धीरे आगे कुछ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन यहां तक ये समझो कि वहां से वो पैसे कलेक्ट कर रहा था, ये सारी चीजें करी जा रहा था। तो इस कारण ये कहते हैं कि सारे काम ये कर रहा था शिप के ऊपर, हर जगह किसी भी आदमी से पूछो तो उसको यही था कि सारे काम जो शिप के ऊपर कर रहा है वो ये कर रहा है। कहीं भी कोई कंपटीशन हो रहा है वहां पहुंच जा रहा है कंपटीशन के अंदर में पार्टिसिपेट करने। ठीक, कोई भी ऑक्शन हो रहा है वहां पहुंच जा रहा है। तो इन्हीं सारे हरकतों के कारण लोगों ने उसे क्या कहना शुरू किया, मिस्टर नोज ऑल। राइट, और जब आगे आप इसको पढ़ोगे तो आगे नरेटर खुद मिस्टर नोज ऑल जो पर्सन है मैक्स कैलेडा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि जैसे कि ही वॉज अ गुड मिक्सर, कि वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। ही वॉज हर्टली, यानी कि दिल का बहुत बड़ा था। जोवियल, यानी खुश रहता था। लोकेशियस, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला था। एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करता था। ही न्यू एवरीथिंग बेटर देन एनीबडी एल्स, कि वो खुद मान रहा है कि मिस्टर नोज ऑल जो है वो ऐसे नहीं है कि वैसे ही कि कुछ लोगों की जैसे आदत होती है कि आता जाता कुछ नहीं है, बीच में कूदते रहते हैं, ऐसा नहीं था। उसको आता भी सब था। वो शिप के ऊपर जितने लोग मौजूद थे उन सब में सबसे ज्यादा जानता था हर चीज के बारे में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हर चीज के अंदर में पड़ा रहता था, हर चीज में उसको अपनी नाक डालने की आदत थी, इसलिए लोग उसे मिस्टर नोज ऑल कहने लगे। तो ये सारी चीजें होती हैं कि लोग उसे मिस्टर नोज ऑल कहते हैं, बुलाने लगते हैं सारे के सारे। तो इसके बाद क्या होता है कि वो सारे के सारे डिनर करने यहाँ बैठ जाते हैं। तो जो नरेटर है और मिस्टर कैलेडा है, ये दोनों के दोनों शिप के डॉक्टर के टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। और बेसिकली वहां पे बैठने की परमिशन सबको नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मिस्टर कैलेडा की रेपुटेशन अच्छी होती है वहां पे शिप के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों रेपुटेशन अच्छी होती है, सब कुछ सबसे ज्यादा जानते हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि अंदर ही अंदर लोग कुछ भी सोचे, बाहर से तो रिस्पेक्ट है ही। तो वहां पे बैठ जाते हैं नरेटर और मिस्टर कैलेडा और डिनर करना शुरू करते हैं। अब यहां से सेकंड एपिसोड शुरू होता है। यहां पे क्या होता है कि थर्ड कैरेक्टर जो है एक मिस्टर रेमसे, उनकी एंट्री होती है। मिस्टर रेमसे कौन है? ये एक अमेरिकन काउंसलर सर्विस के अंदर में एक सर्वेंट है, और क्या है कि ये भी बिल्कुल इसी मिजाज के हैं जिस मिजाज के अपने मिस्टर कैलेडा हैं, कि जिनको आर्गुमेंट करना बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पे फर्क किस चीज का है कि वो ब्लैक इंग्लिशमैन है और ये वाइट अमेरिकन है, यानी कि रेसिस्ट सुपरमेसी, कि मैं सुप्रीम रेस का हूं। तो आर्गुमेंट करना तो पसंद है, लेकिन किसी ब्लैक से वो आर्गुमेंट में हार जाएं ऐसी चीजें उनको पसंद नहीं है। तो ये चीज है। अब इनकी स्टोरी क्या है कि ये रहते हैं जापान के कोब के अंदर में। कोबे एक जगह है जापान के अंदर में, वहां पे रहते हैं सर्विस पे। लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर में इनकी पत्नी पिछले 1 साल से रह रही थी, तो उन्हीं को ये वापस लेके आ रहे हैं। राइट, तो ये है स्टेशन एट कोब,
और न्यूयॉर्क से अपनी वाइफ को लेकर के ये वापस आ रहे हैं, हु हैड बीन स्पेंडिंग अ ईयर एट होम। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी मुलाकात होती है इनसे, कुछ दिन शिप के अंदर में नॉर्मली निकलते हैं। एक दिन अचानक क्या होता है कि शिप के ऊपर डिस्कशन चल रही होती है कुछ लोगों के बीच में, किसको लेकर के, आर्टिफिशियल पर्ल को लेकर के और जो नेचुरल पर्ल होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्ल को कल्चर्ड पर्ल लिखा हुआ है, तो कल्चर्ड पर्ल को लेकर के और नेचुरल पर्ल को लेकर के, यानी कि बेसिकली जो मोतियां होती हैं, जो खुद से बनाई गई मोतियां होती हैं, उनके बीच में जो नकली मोतियां होती हैं, नकली, और दूसरा जो असली प्योर नेचुरल मोतियां होती हैं, इनके बीच में। तो डिस्कशन ऐसे कुछ चल रही होती है कि जैसे जैसे इन नकली मोतियों का जो मार्केट है वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ही जो असली मोतियां हैं इनकी कीमत कम होती चली जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो आर्टिफिशियल पर्ल्स को यूज करना शुरू कर देंगे। तो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी डिमांड ज्यादा हाई होगी उसी का प्राइस ज्यादा हाई होगा। तो ये चीज हो रही होती है डिस्कशन, और वहीं पे आ जाते हैं अपने मिस्टर कैलिडा, मिस्टर नोज ऑल। ठीक है, अब उनकी आदत है कि वो हर डिस्कशन के अंदर चले जाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे किया, डिस्कशन के अंदर में कूद गए और वहां पे क्या बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन ही पर्ल्स का हूं, मैं अभी जो है योकोहामा जहां भी जा रहा हूं, मैं वहां पे जा ही इस काम के लिए रहा हूं ताकि इस चीज का बिजनेस कर सकूं, और मैं प्रॉपर पर्ल्स का ही बिजनेस करता हूं। और क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है इसमें, तो मैं इस चीज के बारे में आपको बोल सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आर्टिफिशियल पर्ल्स के ज्यादा फेमस हो जाने से या ज्यादा डिमांड में आ जाने से जो रियल पर्ल्स हैं इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर वो इशारा करते हैं मिस्टर रैमसे की वाइफ मिसेस रैमसे की तरफ, जो उन्होंने गले में हार पहन रखा होता है, कि वो बोलते हैं कि देखो अभी जैसे कि ये जो हार है, जो नेकलेस है, इसकी कीमत हल्की सी भी कम नहीं होगी। अगर आर्टिफिशियल पर्ल्स भी होने लगे तो आज के दिन भी बेचोगे तो इतनी ही रहेगी, आज के काफी टाइम बाद भी कभी भी तुम बेचोगे तो इसकी कीमत कम नहीं होगी। तो इसी बात के ऊपर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और फिर मिस्टर रैमसे बीच में पड़ते हैं, क्योंकि मिस्टर रैमसे को क्या लग रहा होता है कि ये तो नकली पर्ल्स है जिसे ये असली समझ रहा है। मिस्टर रैमसे बोलते हैं कि नहीं, ये तो नकली पर्ल है। तो मिस्टर कैलिडा तो भाई एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के, तो बोलते हैं ऐसे कैसे नकली पर्ल है, मैंने कहा असली पर्ल है तो ये असली पर्ल है, क्योंकि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं। इसी बात पे दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि $100 की शर्त लगी, देखते हैं क्या है। तो मिस्टर कैलिडा का कहना होता है कि असली है और मिस्टर रैमसे का कहना होता है कि नकली है। तो शर्त लगती है, मिस्टर कैलिडा को वो हार उतार के दिया जाता है कि आप चेक करके बताओ कि असली है कि नकली है। तो जब वो चेक कर रहे होते हैं तो उनकी अचानक से इस चीज की तरफ उनका ध्यान जाता है कि जो मिसेस कैलिडा है इनका चेहरा पीला पड़ गया है, ये टेंशन में आ गई हैं। ठीक है, तो इससे ये कुछ गेस लगा लेते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और फिर ये क्या करते हैं कि ये जानबूझकर शर्त हार जाते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे दूर से लगा कि ये असली है, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि ये नकली है, और वो शर्त हार जाते हैं। अब पूरे शिप के अंदर में इसी बात की चर्चा होने लग जाती है कि मिस्टर कैलिडा तो सब कुछ जानते थे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इनके रॉन्ग होने का, लेकिन देखो यहाँ पे ये गलत साबित हो गए, ऐसी बातें होने लग जाती हैं। तो फिर इसके बाद क्या इंसिडेंट होता है कि मिस्टर कैलिडा और जो पहला नरेटर, जो पहला इंग्लिश वाइट मैन है, नरेटर जो है, वो दोनों अपने कमरे के अंदर बैठे होते सुबह सुबह, अपना डेली का काम कर रहे होते, जैसे ब्रश वगैरह करने का, और नरेटर बैठा होता है अपने बेड के ऊपर, मिस्टर कैलिडा ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं, फ्रेश हो रहे होते हैं। तो नरेटर क्या नोट करता है कि किसी ने उनके डोर के नीचे से कोई जो है कुछ अंदर की ओर फेंका है, कुछ लेटर टाइप का या कुछ एनवेलप टाइप का कुछ अंदर फेंका है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर कि नरेटर जो है वो देखता है कि उसके ऊपर क्या है कि फॉर मिस्टर कैलिडा लिखा होता है, और अंदर होते हैं $100। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो सारी चीजें समझ जाता है। तो जब नरेटर सारी चीजें समझ जाता है और मिस्टर कैलिडा भी उसे बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर यहाँ पर नरेटर जो है, जो पहले एक ब्लैक इंग्लिशमैन के लिए या किसी भी ब्लैक के लिए इन जनरल जो प्रेजुडिसेस होते हैं उसके दिमाग में, जो डिसलाइक बैठा हुआ है उनको लेकर के उनके दिमाग में, वो उसके दिमाग से हटता है और उसे लगता है कि नहीं यार, दिस पर्सन इज नॉट बैड, आई शुड नॉट डिसलाइक हिम। और फिर उस समय से वो उसे डिसलाइक करना बंद कर देता है।
ठीक है, तो ये सीन है इस पूरी की पूरी स्टोरी का। और यहाँ पे मिस्टर कैलेडा के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो आदमी जो हर आर्गुमेंट जीतने की कोशिश करता था और जीतता भी था, जिसे आदत नहीं थी हारने की, वो इंसान भी सेंसिटिव है। और किस तरीके से वो एक औरत की इज्जत के लिए क्योंकि उसके हस्बैंड को फिर पता लग जाता है कि क्योंकि वो मतलब नरेटर को ऐसा बोलता है कि अगर मेरी वाइफ इतनी सुंदर होती तो मैं कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाता होता, 1 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट वे से उसे बोल देता है कि इसका कोई और अफेयर होगा जिसने उसे रियल पर्ल की जो नेकलेस है वो गिफ्ट दिया है, और मिस्टर रैमसे को लगता है कि ये नकली पर्ल का है जो कि उसने दिया है। ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ से उसकी जो थॉट है, जो डिसलाइक है, वो कन्वर्ट हो जाती है उसके लिए लाइकनेस के लिए मिस्टर कैलेडा के अंदर में, और सारी कहानी सॉर्टेड हो जाती है। तो ये इसके अंदर में पूरा था। अब एक बार आपको क्या करना है कि आपको एक बार इसके नीचे पीडीएफ अटैच्ड होगी, तो उसके अंदर आपको एक बार, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से आप पढ़ लो इसकी पूरी स्टोरी को एक बार। और दूसरा, कैरेक्टर स्केच और थीम, ये आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको थीम बता दी है। बेसिक थीम यहाँ पे प्रेजुडिस है, रेसिज्म है, और जो किस तरीके से हिपोक्रेसी आती है, ये सारी चीजें इस चैप्टर की बेसिक थीम है। बड़ी थीम प्रेजुडिस ही है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं शुरू से लेकर एंड तक में, उन चीजों को आप इसके अंदर में एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। उसके बाद कैरेक्टर स्केच है। कैरेक्टर स्केच भी आपको मैंने बता दिया कि मिस्टर रैमसे का कैरेक्टर स्केच कैसा था। बहुत छोटा कैरेक्टर स्केच है, इसके आने के चांसेस नहीं है। मेन कैरेक्टर स्केच आ सकता है मैक्स कैलेडे का, जो कि मिस्टर नोज ऑल है, और दूसरा आ सकता है अपना नरेटर का। तो इन दोनों के कैरेक्टर स्केच के बारे में भी ये पीडीएफ के अंदर में मेंशन है, तो आप वहां से पढ़ लेना। और पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।